हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 11th का ही बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर रहे हैं। आप इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के जनक कौन है, फाउंडर कौन है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती हैं और बायोलॉजी के इन ब्रांचेज के फादर कौन है। ये सब कुछ आपको पिछले वीडियो में मिला था। ऐसे बच्चे जो पिछला लेक्चर्स नहीं देख पाए क्लास 11th का, वो इस वीडियो को स्किप करके पिछला वीडियो जरूर देखें, तब इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है एफएम त्रिपाठी और पिछले 6 साल से आप जैसे सैकड़ों बच्चों को मैंने गाइड किया है और जो अपने ड्रीम्स को पाए, जो अपने 11-12 में अच्छे स्कोर किए और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किए। बच्चों, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th का, और चैप्टर 1 है लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीवों की दुनिया। चैप्टर 1 को आज हम ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। जो बच्चे मुझसे नए नए जुड़े हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपको हफ्ते में 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे क्लास 11th और 10th का वीडियो मिलेगा, जबकि फ्राइडे, सैटरडे और संडे क्लास 9th और 12 के बच्चों का वीडियो मिलेगा। मेरे कुछ वीडियो क्लास 7-8 के भी इस चैनल पे अपलोडेड है। किसी कारण बस मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, क्या किसी कारण बस क्या टाइम की डिफिशियंसी के कारण, लेकिन फिर भी आगे भी ऐसा समय होगा तो अपलोड होगी। बच्चों, आओ अपनी टॉपिक पे चलते हैं। लिविंग वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपके एनसीईआरटी से, आपके सिलेबस। लिविंग वर्ल्ड का मतलब है सजीवों की दुनिया। आपको पता है कि सजीव जब हम नाम लेते हैं तो ढेर सारे ऑर्गेनिज्म आपके माइंड में आते हैं, चाहे वो छोटे छोटे जीव हों, रेंगने वाले रेप्टाइल्स हों, बड़े बड़े प्लांट्स हों, ये सभी सजीव ही तो हैं। अब यहां पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सजीव निर्जीव क्या है, ये आपको पता है। आप 11th में आए हो, मेडिकल स्ट्रीम को सिलेक्ट कर रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आई नो कि आप इन चीजों को जानते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। सजीव के स्पेशल कैरेक्टर को इस लेसन में सबसे पहले पढ़ना है। सबसे पहले हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे कि सजीव का स्पेशल कैरेक्टर क्या है, किस कारण से सजीवों को स्पेशल माना गया है। देखा गया, साइंटिस्टों ने कहा कि भाई जितने भी सजीव होंगे यानी उनके अंदर जीवन होगी, लाइफ होगी, और लाइफ किसके अंदर होगा बच्चों? जो होगा लाइफ, जो होगा सजीव, उसी के अंदर होगा जीवन। लेकिन देखा गया कि जितने भी लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर क्या सिमिलरिटीज है, किस कारण से वो सजीव कहला रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग मत दिया। किसी ने कहा कि यदि ग्रोथ हो रहा है तो वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। ग्रोथ का मतलब सीधा सीधा कि क्या होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लें कि ग्रोथ होती क्या है। किसको बोलोगे ग्रोथ? व्हाट इज द ग्रोथ? तो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर्स और इंक्रीज इन मास। क्या है ग्रोथ? ध्यान दीजिए, जब भी मैं पढ़ाऊं तो एक चीज और, आप अपने पास कलम और कॉपी, पेन एंड पेपर रखे रहिए। 3P, 3P जरूरी है पढ़ाई के लिए भाई। स्टडी करना है तो कितने P चाहिए? 3P। P फॉर पेपर, P फॉर पेन, और तब हो पाएगा P से क्या? आपका प्रैक्टिस। तब जाके आप प्रैक्टिस कर पाओगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आओ बच्चों, आपको सबसे पहले समझाएं कि ग्रोथ होती क्या है। देखिए, ग्रोथ जो होता है ना, ग्रोथ यह 2 तरह से कहा जा सकता है। यदि किसी का नंबर बढ़े, संख्या बढ़ना भी ग्रोथ है, या वजन बढ़ जाए, द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो, मास बढ़ जाए, तब भी क्या है? ग्रोथ है। आप मान लीजिए कि यह कोई सेल है और यह सेल टूट गई 2 छोटे छोटे सेल में, तो हम कहेंगे इसका ग्रोथ हुआ, क्योंकि दोनों सेल फिर अनेक सेलों में टूट जाएंगे। यदि कोई सेल है और इसके ऊपर बाहर से कोई मास आता जाए,
यानी यहां पे कुछ और बाहर से एक्यूमुलेट हो, बाहर से इस पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता जाए, उसका वजन बढ़ा दे, वो भी कहलाएगा बच्चों क्या? ग्रोथ। तो देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ग्रोथ होती है, लेकिन ये 100% सत्य नहीं है। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि जितने भी सजीव हैं उनका वजन ही बढ़ेगा या सेल ही डिवाइड होंगे। क्यों ऐसा नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है कि जो निर्जीव है जैसे कि पर्वत, बालू के टीले, कूड़े करकट के ढेर, वहां पर भी तो वजन बढ़ता रहता है, लेकिन क्या वो सजीव है? नहीं है। तो एक चीज देखा गया कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर इंटरनल ग्रोथ होगी, शरीर के अंदर से ग्रोथ होगी, और जो निर्जीव होंगे उनके अंदर ग्रोथ तो होगी लेकिन बाहर होगी, एक्सटर्नल। जैसे पहाड़ है, कूड़ा करकट है, कोई बालू का टीला है, उसके ऊपर कोई चीज जमा हो रही है, इकट्ठा हो रही है, तो वहां ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन अंतर है। उस ग्रोथ को कहेंगे बाह्य विकास, एक्सटर्नल ग्रोथ, और जो लिविंग बीइंग्स हैं उनके अंदर आंतरिक विकास, इंटरनल ग्रोथ होगी। यह जो बेसिक सा डिफरेंस है बच्चों, तो यहीं पर इस बात को खारिज कर दिया गया, डिस्कॉर्ड कर दिया गया कि ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर लिविंग का नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई सजीव है, कोई ऐसा प्राणी है कि जिसके पास जान है, तो फिर ग्रोथ होगी ही होगी। यह हमारे लिए सही नहीं है। फिर ग्रोथ को हम यूनिवर्सल नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रोथ क्या है? निर्जीवों में भी, नॉन लिविंग्स में भी हो रही है। दूसरी चीज माना गया कि रिप्रोडक्शन क्या ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन एक सेकेंड क्राइटेरिया हो सकती है कि रिप्रोडक्शन को भी हम मान लें कि यह एक विकास करने की साधक है, रिप्रोडक्शन होगा तभी वो लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग में कोई रिप्रोडक्शन नहीं होती है। तो ये बात सही है कि रिप्रोडक्शन केवल लिविंग में होगी, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है कि यदि वो रिप्रोडक्शन करेगा तभी लिविंग कहलाएगा। यह 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्राइल हैं। स्ट्राइल का मतलब होता है ऐसे लोग जो रिप्रोडक्शन ना कर सके, यानी जिनके अंदर प्रजनन की क्षमता ना हो, लेकिन वो सजीव तो हैं बच्चों, लिविंग तो हैं, प्रजनन करे ना करें, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करे ना करें, लेकिन उनको ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो लिविंग नहीं है, क्योंकि ढेर सारे एनिमल ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। बहुत सारे सन्यासी ऐसे हैं, साधु महात्मा हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, किसी भी तरह की सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करते, किसी भी नए जीव को नहीं जन्म कर देते हैं, ब्रह्मचर्य होते हैं बच्चों। तो ऐसे लोग भी सजीव तो हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्शन भी वह क्राइटेरिया नहीं है, रिप्रोडक्शन भी वह क्राइटेरिया नहीं है कि हम कह सकें कि रिप्रोडक्शन होगा तभी सजीव होंगे। सजीव होगा, लिविंग होगा, तो उसके अंदर क्या कैरेक्टर्स होंगे बच्चों? तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे। वो दो इंपॉर्टेंट कौन कौन कैरेक्टर है, आइए समझते हैं। तो वह जो दो कैरेक्टर हैं बच्चों, क्या वह जो दो कैरेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो बता देंगे कि हाँ यह लिविंग है, वह है कॉन्सियसनेस। बोर्ड पे देख रहे हैं आप, लिखा है मैंने कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस का मतलब क्या है? जैसे आप पढ़ रहे हो, वीडियो हमारा देख रहे हो, तो आपका ब्रेन इस वक्त वर्क कर रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको क्या कह रहा हूं। ये कॉन्सियसनेस है। खुद हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसी कैपेसिटी जो पता कर दे, आप बाहर खड़े हैं, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, समर ज्यादा है, धूप तेज है, एक कॉन्सियसनेस है बच्चों। आप रात को सोए हैं, अचानक आपको लगा कि कहीं बाहर आवाज आ रही है, एक कॉन्सियसनेस है। कोई आपके शरीर में पिन चुभ हो दिया, या कोई आपके शरीर में नाखून लगा दिया, आप तुरंत पता चल जाता है कि कहां पे कोई एक्सटर्नल टच हो रहा है, गर्म कोई चीज है, कोई चीज ठंडी है, ज्यादा सर्दी है, गर्मी है। ये सारे कुछ आपके माइंड बताते हैं। यानी कॉन्सियसनेस वह अवस्था होती है माइंड की, वह स्टेट होती है जब आपको कोई चीज पता चले। यह नॉन लिविंग नहीं कर सकते। कोई प्लास्टिक, लकड़ी या फिर चमड़ा या कार का बोर्ड, फाइबर, ये जो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, इनके अंदर कहीं भी कॉन्सियसनेस नहीं पाई जाएगी। यानी यह बेहद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों कि कॉन्सियसनेस कहां होगी,
केवल और केवल लिविंग में। यह डिफाइनिंग स्टेट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। दूसरी चीज मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस के अलावा जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है मेटाबॉलिज्म। पिछले लेक्चर्स में आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाया गया था, लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मेटाबॉलिज्म का मतलब है केमिकल रिएक्शन। हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लिविंग, उनके अंदर केमिकल्स भी पाए जाते हैं। हो सकता है कि केमिकल स्मॉल हो, बिग हो, ढेर सारे एटम्स होते हैं, कहीं प्रोटीन बनता है, कहीं कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, कहीं प्रोटीन को ब्रेक डाउन होता रहता है, कहीं हमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी मिलती रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया कहीं हुआ करता है, कहीं हम डाइजेस्ट करते हैं फूड को, कहीं हम रिस्पायर करते हैं। यही सब क्या है? केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन होता कहाँ है बच्चों? यदि आप हमारे पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखे होंगे तो हमने समझाया था कि केमिकल रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म वह मेन एरिया है जहां पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होंगे। केमिकल रिएक्शन वही होंगे जहां पर साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। साइटोप्लाज्म है तो फिर क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। और साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसी को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसका हिंदी आप जानना चाहते हैं? थोड़ी सी हिंदी इसकी कठिन है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि कई सारे बच्चे हिंदी भी जानना चाहते हैं। उपापचय, हार्ड वर्ड है ना बच्चे, उपापचय। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन परफॉर्म्ड इन साइटोप्लाज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। तो यह दो कैरेक्टर केवल और केवल कहां होंगे? लिविंग में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टू डिफाइनिंग फीचर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो और कहीं नहीं दिख सकता। वह है कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। कॉन्शियसनेस आपको बताया मैंने कि कोई बाहरी जो स्टिमुली होती है, संवेदना होती है, टच होता है, पेन है, प्रेशर है, हीट है, कोल्ड है, वेदर है, इन सब के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वही है कॉन्शियसनेस। और मेटाबॉलिज्म है बच्चों जब हमें कहीं से भी सेल के भीतर, सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो है मेटाबॉलिज्म। बच्चों मैं एनसीईआरटी को बेस मानकर आपको पढ़ा रहा हूं और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर। वीडियो आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। और यदि मेरी ऑडियो थोड़ी सी हो सकता है खराब हो क्योंकि मैंने माइक यूज नहीं किया है। माइक के लिए मैंने अमेजोन पे ऑर्डर दे रखा है, 2-4 दिनों में जब भी मुझे उपलब्ध हो जाएगी तो फिर आपको ऑडियो और इससे बेहतर मिलेगी। बच्चों फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी, आपके पास ढेर सारे बुक होंगे। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे साइड बुक के नाम पे अलग अलग पब्लिकेशन के ढेर सारे बुक परचेज कर लेते हैं। नो नीड टू बाय मोर देन 1 or 2 बुक। आपके पास बस 2 बुक होनी चाहिए, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है बच्चों वह होना चाहिए। यदि आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो अपने मीडियम की बुक लीजिए, इंग्लिश वाले हमारे बच्चे जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक लीजिए। जहां पे आपको डिफिकल्टी है कमेंट करो, सवाल करो, पूछो, हमसे जुड़ो और आपको बेहतरीन एजुकेशन आपके कंफर्ट जोन आपके घर पर मिले। करना आपको कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेने हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लेने हैं और रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बुक ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा ऐसे टॉपिक को दे दिया जाता है जिनका यूज नहीं है। एक आज का जो जमाना है वो सिर्फ स्टडी का जमाना नहीं है बच्चों, आज का जमाना है स्मार्ट स्टडी का। कैसे आप कम से कम जगह में, कम से कम बुक में और कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा नॉलेज गेन कर लें, इसका आज जमाना है। आपको जरूरत है बेहतरीन स्टडी प्लान की। आप देखते होंगे नीट जैसी जो एग्जाम है, यदि जो हमारे बच्चे चाहते होंगे डॉक्टर्स बनना, नीट एग्जाम को क्रैक करना या फिर रिसर्च फील्ड में जाना, बायोटेक्नोलॉजी करना, क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी, कैसे आप रिसर्च में जा सकते हैं, कैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, ऐसी वीडियो मैं हर वीक में गुरुवार, बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन लाता रहूंगा। थर्सडे के दिन मोटिवेशनल क्लासेस चलेंगी। कोई नई एग्जाम की फॉर्म आ गई, कैसे भरना है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बताया जाएगा। एग्जाम में कैसे सॉल्व करने हैं पेपर्स, उसको बताया जाएगा। यह सब होगा थर्सडे को।
और बाकी शुरू के 3 डे आपको लेक्चर्स मिलेंगे, लास्ट के 3 डे यानी वीकेंड की तरफ 9th और 12 वालों को लेक्चर्स मिलते रहेंगे। बच्चों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप पढ़े, मैं ये बात कर रहा हूं, स्मार्ट स्टडी करें, आप चीजों को कोरिलेट करें और जो भी बुक पढ़े उसको बार बार पढ़ें, कई बार देखें। जब भी मैं पढ़ाऊं आपके पास कॉपी नोट्स होनी चाहिए जिसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखते जाएं। तो एनसीईआरटी में जो शुरू का 2-3 पेज है वो यही है कि लिविंग बीइंग्स के कुछ खास लक्षण क्या होते हैं और लिविंग्स होते क्या है, किनको बोलते हैं हम लिविंग और किनको बोलते हैं नॉन लिविंग, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो लिविंग क्या है और लिविंग के कैरेक्टर्स क्या है। हमने बताया कि लिविंग के अंदर तो कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म यह 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं बच्चों जिनके बिना यह जीवन संभव नहीं है। यदि लिविंग होगा तो कॉन्शियसनेस वाली फीचर तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उनमें मेटाबॉलिज्म भी जरूर होगा। बच्चों बढ़ते हम अपने इसी चैप्टर के अगले हेडिंग की तरफ। अगले हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वह है डाइवर्सिटी। क्या होती है डाइवर्सिटी, आइए समझते। आ गया हेडिंग डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों विभिन्नताएं। हमारी जो ये जीवन है, सजीवों का जो दुनिया है, इस दुनिया में क्या क्या विभिन्नता है ना डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप पढ़े होंगे क्लास 10th में इंग्लिश की बुक में। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने लिखा था डाइवर्सिटी इन इंडिया। भारत में विभिन्नता है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं समतल मैदान है, ये सारी डाइवर्सिटी ही तो है बच्चों। लेकिन आज हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी है। आप देख रहे हैं ना, जहां पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके अगल बगल कहीं स्मॉल प्लांट होंगे, कहीं बड़े प्लांट होंगे। यदि आपके घर में पालतू जानवर है तो छोटे जानवर भी पालतू हैं, बड़े बड़े गाय भैंस भी पालतू हैं। यदि आप देख रहे होंगे तो ढेर सारे कीड़े मकोड़े भी हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़ों के अलावा इस धरती पर बड़े बड़े फाइकस जैसे प्लांट और शार्क और ब्लू व्हेल जैसे ऑर्गेनिजम्स। यह तो कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट हैं बच्चों जिनको आप देख पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लिविंग हैं लेकिन हमारी आंखों से दूर हैं और नजदीक भी होकर भी आप नहीं देख पाओगे। जैसे मैं एक बता दूं, आजकल ट्रेंडिंग है बच्चों कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो लिविंग ही है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो काफी छोटा है, उसकी साइज बहुत ही छोटी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सूक्ष्म जीव है जो हमारी नग्न आंखों से दिख नहीं सकता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दिख सकते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर तो वही ऑर्गेनिज्म है जो नहीं दिख सकते। केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में, यानी 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में इतने अधिक बैक्टीरिया, वायरस, कीट और छोटे छोटे कीट मकोड़े हैं जितनी पूरे धरती पर इंसान है। तो आप जान सकते हो कितने अधिक ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, जिनकी आज तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। ये सारी डाइवर्सिटी यही बनाते हैं लिविंग वर्ल्ड को डाइवर्स। यहाँ पे रेंगने वाले जानवर हैं, तैरने वाले जानवर हैं, उड़ने वाले जानवर हैं और हम जैसे दौड़ने वाले जानवर हैं। बच्चों जब हम देख रहे हैं इतने अधिक डाइवर्सिटी, तो चूंकि सजीव हैं और सजीव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। लास्ट वाले लेक्चर्स में आपने देखा था बायो का मतलब क्या है, लिविंग है। अब यहीं पर देखो, ये जो बायो होते हैं बच्चों और यह जो डाइवर्सिटी है यानी सजीवों की विभिन्नता, ढेर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग तरह के फूड खाते हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, तो इनके डाइवर्सिटी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का डाइवर्स होना, भिन्न भिन्न प्रकार के सजीवों का अलग अलग जगह पाया जाना, अलग अलग उनका लक्षण होना, अलग अलग खाना, अलग अलग जगह रहना, इस डाइवर्सिटी को बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। तो अब इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या। चूंकि मानव का एक लक्षण होता है, लालच होती है सबके बारे में जानना। हमारे साइंटिस्ट भी परेशान हैं कि हर चीज को हम भी जान जाएं, सबके कैरेक्टर्स को पढ़ लें, सबकी स्टडी कर लें, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस, क्योंकि हमारी लाइफ छोटी है,
यदि हम एक दिन में एक नहीं 10-10 ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें, उसकी पूरी लाइफ साइकिल पढ़ें, कैसे पैदा होता है, कहां खाता है, कहां रहता है, कैसे प्रजनन करता है, उसके क्या क्या खास लक्षण है, तब भी हमारी जीवन बीत जाएगी, हम सारे ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ पाएंगे। करोड़ों स्पीसीज पाई जाती है। तो देखा गया कि जो कॉमन कैरेक्टर वाले लक्षण वाले जानवर है, उनको एक साथ पढ़ने पर ढेर सारे जानवर के बारे में इंफॉर्मेशन हम पाते हैं, आगे ऐसा करेंगे भी। तो यहाँ पे देखिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है भाई। तो बायोडाइवर्सिटी यही चीज है कि हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, एरिया में जहां पे आप रह रहे हो या नहीं भी रह रहे हो, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाती है जिनकी डाइवर्स स्टेट है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। समझ में आ रही मेरी बात। और बायोडाइवर्सिटी को सिंपल करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा कि इनके नाम पहले जाना जाए, क्योंकि हुआ क्या कि एक ही जीव का अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम थे। फ्रांस में कुछ और, यूके में कुछ और, यूएसए में कुछ और, नीदरलैंड में कुछ और, इंडिया में कुछ और। एक ही चीज लेकिन उसके नाम अलग अलग। ऑर्गेनिज्म एक, नाम अनेक। इसको सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने काफी ज्यादा माथापच्ची की, ढेर सारे नामकरण बताए, लेकिन ज्यादातर कोई भी साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन, कोई भी साइंटिस्ट की बातें टिक नहीं सकी। अंत में नामकरण का जो आज पद्धति है नॉमेनक्लेचर का, वह क्या है भी मैं आगे बताऊंगा। अभी आप जानिए कि बायोडाइवर्सिटी को सिंपल करने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी जो था वो ये था कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को पहचानें, तभी तो उसका नाम रख पाएंगे बच्चों। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को यदि हम पहचान लेंगे तभी तो जान पाएंगे कि एक है क्या। बिना पहचाने, बिना आइडेंटिफाई किए कैसे जानोगे कि ये होता क्या है। किसी भी चीज को जानने से पहले उसको पहचानना जरूरी है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है इनका वह है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने में पहला जो स्टेप है वो है उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना। तो आज के समय जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तब जाकर उसका नाम रखा जाता है। और किस आधार पर रखा जाता है नाम, तो इस चीज को मैं आपको बताऊं। नाम रखने का जो आज का मेन बेस है नॉमेनक्लेचर का, वह है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धत। द्विनाम पद्धत क्या है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है बच्चों, इसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। और आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं अगला लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 3, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। आप इस वीडियो को लाइक कर लो, फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा घर पर पढ़ो, स्माइल करते रहो। हैप्पी डे आपका रहे। तो थैंक यू बच्चों, कीप स्माइल।